हाय गाइस, दिस इज निकिता। ऑन 14 जून 2023 से 30 डेज यानी कि 13 जुलाई तक इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर रिलीजियस लीडर्स और देश के सभी सिटीजन्स का ओपिनियन मांगा है। ये स्टेटमेंट जारी होते ही पूरे देश के कुछ ऑपोजिशन के ग्रुप्स ये कहने लगे कि ये हिंदुओं का एक प्रोपोगंडा है बाकी धर्मों पे अपना धर्म इम्पोज करने के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। एंड जो इसके सपोर्ट में है वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों पे हिंदू रिलीजन के हिसाब से लॉज इम्पोज किए जाएंगे, बल्कि इसके आने की वजह से भारत के सभी लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जैसे बाकी डेवलप्ड नेशंस में होती है। और देखो, कई एक्सपर्ट्स से एक्चुअली ये इंटीमेशन मिला है कि यूसीसी जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली पूरे नेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू नहीं किया जाएगा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किया जाएगा। एंड इनफैक्ट अभी 2022 में ही गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट किया है। और उत्तराखंड का केस तो आपको पता ही होगा। उत्तराखंड इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। इनफैक्ट वहां के सीएम का तो 2022 में पोजीशन पे आते ही फर्स्ट अनाउंसमेंट ही यही था कि वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना चाहते हैं। अभी बस 19 जून को भी सीएम ने खुद ही कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक कमेटी फॉर्म की थी जो सभी स्टेक होल्डर्स यानी अलग अलग समुदाय कम्युनिटीज के लोगों से बात करके उनका फीडबैक ले रही थी, जिससे ही यूसीसी का ड्राफ्ट रेडी किया गया था। बट यहाँ सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर यूसीसी जैसा इतना बड़ा इशू, इतना नेशनल इशू स्टेट गवर्नमेंट्स पे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो वह इसका स्टोरी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो ये भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट ना हो और ये भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो। देखो, आज तक इंडिया में सभी रिलीजन ना अपने खुद के पर्सनल लॉज से रूल होते आए हैं, जैसे कि हिंदूज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, मुस्लिम्स मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937 से, क्रिश्चियंस द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से और पारसीज पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली पर्सनल लॉज का मतलब होता है मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन के जैसे राइट्स, जो पर्सनल राइट्स होते हैं जो इंडिया में हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हिंदू हो तो आप 2 शादियां नहीं कर सकते, वो एक क्राइम होता है। लेकिन वहीं अगर आप एक मुस्लिम हो तो आपको 4 शादी करना अलाउड होता है। इंडिया में यही पर्सनल मैटर्स पर रिलीजन के हिसाब से रूल्स अलग अलग होते हैं। बस गवर्नमेंट इसी को बदलना चाहती है और इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए एक कॉमन लॉ यूसीसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिससे सभी इंडियन सिटीजन्स पर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन स्पेशली, उनके मैरिज, उनके डिवोर्स, उनका इनहेरिटेंस, उनका एडॉप्शन, हर एक पर्सनल इशू पे, हर एक पर्सनल राइट पे एक ही लॉ एक्सेप्ट हो। लेकिन इसी यूनिफॉर्म कोड को लेके आजादी के पहले से ही नेहरू और डॉक्टर आम्बेडकर जी के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। देश के शुरुआती दिनों में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट या फिर रिवाइज करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूसीसी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उस वक्त फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्लॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐड किया था। एंड इसका फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजा कुमारी अमृत कौर ने जमकर अपोजिशन किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इससे लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर पर्दा, सती जैसे बहुत सारे एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो होते थे उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उनके सजेशन पर आगे ये सब क्लॉज ऐड किया गया कि स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजन के परे जाके लॉ बना सकती है। बट एग्जैक्टली इसी बात पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई। पहला ग्रुप, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह जैसे नामी लोग थे, जो ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करके उससे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर देना चाहिए। और दूसरा ग्रुप नेहरू जी लेड कांग्रेस मेंबर्स का था, जो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी देश में देखो बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस चल रहा है और अगर हम उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ना तो इससे माइनॉरिटी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि देश उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर कर रहा है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर तभी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनकी बात भी टाली नहीं जा सकती थी। एंड उस समय असेंबली में नेहरू जी का भी से बहुत ज्यादा था, इसीलिए बड़े ही स्मार्टली यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स बनाने की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज डीपीएसपीज के आर्टिकल 44 में डाल दिया गया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आगे जाकर आगे की गवर्नमेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के हर कोने कोने तक यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पे खेल देखो, अगर यूसीसी को शुरुआत से ही फंडामेंटल राइट्स के साथ रखा गया होता तो उस पर कानून भी बनाना पड़ता और सबको उसे फॉलो भी करना पड़ता था। सो इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में डालकर एक सजेशन के तौर पर फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात तो श्योर है, आज तक लोगों के इस पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ओपिनियंस है। पहले जानते हैं वो लोग जो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
है। इनके 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट यूसीसी के बहाने बाकी सभी धर्मों पर हिंदू प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को इम्पोज कर रही है। सो अगर यूसीसी लॉ बन गया तो उन्हें अपने कस्टम्स को छोड़कर हिंदू कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक ऑपोजिशन ये दे रहे हैं कि यूसीसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हर इंडियन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन की गारंटी देता है, यानी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडिया के ही अगेंस्ट है। उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स भी पर्सनल लॉ में टोटल यूनिफॉर्मिटी चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो उन्होंने यूसीसी को शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखा होता। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, ये बातें शेड्यूल 7 के इन 3 लिस्ट में लिखा होता है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट सेक्शन में लिस्टेड सब्जेक्ट्स पर यूनियन और स्टेट्स दोनों ही लॉज बना सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स कभी सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे, तो वो सिविल कोड को यूनियन लिस्ट में रखते जिससे ये इजीली इंप्लीमेंट हो जाए। उनका चौथा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब सीआरपीसी और आईपीसी जैसे मेजर लॉज, क्रिमिनल लॉज इंडिया वाइड यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हुए बिना भी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, तो इंडिया को यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज की क्या जरूरत है। सिंपली समझे तो आज सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही रेप के लिए डेथ पेनल्टी मिलती है, बाकी सभी स्टेट्स में एक सर्टेन इयर्स का इम्प्रिजनमेंट ही रेप की सजा होती है। वैसे ही यूपी में बेल ग्रांट करने वाला सीआरपीसी सेक्शन 438 स्टेट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होता है। तो ऐसे लॉज के इंडिया में, पूरे इंडिया में कई सारे एग्जांपल्स हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि उन लॉज से भी तो एफिशिएंटली लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है ना, तो फिर पर्सनल लॉ में यूनिफाइड लॉ की क्या जरूरत है। ये हो गए जो अगेंस्ट है उनके मेजर आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं जो उसके यूसीसी के फॉर है या फिर सपोर्ट में है, उनका क्या ओपिनियन है। देखो, मेजर इंटरव्यूज में आप देखोगे कि जो इसे अपोज कर रहे हैं ना, वो यूसीसी को हिंदू सिविल कोड का नाम दे रहे हैं। सो सपोर्टर्स का मेन आर्ग्यूमेंट ही ये है कि क्या इस लॉ को ऐसा कहना सही है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी यूसीसी ऑलरेडी एप्लीकेबल है। वहाँ हर रिलीजन के लिए मैरिज का स्पेसिफिक लीगल एज 18 ईयर्स है। पॉलीगैमी को भी एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। डिवोर्स में भी दोनों कंट्रीज के सिविल कोड में लीगल प्रोसेस के थ्रू डिवोर्स मिल जाता है। सो यही सेम क्लॉज तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मौजूद है। सो क्या फ्रांस और जर्मनी भी हिंदू कोड को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज कि हमारे देश में भी शुरुआती गवर्नमेंट्स भी यूसीसी को लाना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लागू किया था, जिसके तहत किसी भी इंडियन सिटीजन को इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करने का राइट है, वो भी किसी रिलीजियस कस्टम को फॉलो किए बिना। सो यूसीसी भी इसी का तो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बाय सपोर्टर्स इज कि क्या डाइवर्स पर्सनल लॉज उन कम्युनिटीज के लोगों के, स्पेसिफिकली उन कम्युनिटीज के वुमेन के फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यूसीसी एंड इनफैक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का भी सबसे मेजर प्लस पॉइंट ही है वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स के लिए ये जो कॉमन एक्ट है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, यानी लड़कियों को भी एग्जैक्ट हाफ मिलेगा जितना लड़कों को मिलेगा। लेकिन यही अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखेंगे तो मान लो एक मुस्लिम फैमिली में उसके फादर का डेथ होता है तो लड़के को सबसे मेजर शेयर मिलेगा एंड लड़की को लड़के के शेयर का आधा मिलेगा। एंड अगर एक मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड का डेथ होता है तो उसे अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी का भी 1/8 ही मिलता है और बाकी बटेगा उनके बच्चों में। क्रिश्चियंस में भी थोड़े सिमिलर लॉज है। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें क्रिश्चियन औरत अपने 10 साल के अब्यूसिव मैरिज से बाहर निकलने के लिए जब डिवोर्स प्ली करके चर्च गई थी तो उसे ये कहते हुए डिवोर्स से मना कर दिया गया था कि क्रिश्चियन कैथलिक्स डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। वैसे ही इंडिया में भले ही आज ट्रिपल तलाक बैन हो, लेकिन मैं आपको बता दूं आज पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है अभी भी। इस्लाम में ना इंस्टेंट तलाक के अलावा भी एक और तरीका होता है तलाक हसद, जिसके अंदर मुस्लिम मेन के पास ये पावर होती है कि वो इंस्टेंटली 3 बार तलाक बोलने के बजाय 3 महीनों के दौरान हर महीने 1 बार तलाक बोल के भी तलाक ले सकते हैं। सो यूसीसी आने से क्या होगा कि ये सारे पर्सनल लॉज अलग अलग रिलीजन्स के खारिज हो जाएंगे और सारे लोगों पे, सारे औरतों पे स्पेशली इंप्लीमेंट होगा सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि क्या अभी पर्सनल लॉज होने की वजह से कम्युनिटीज की औरतों का राइट टू लाइफ यानी कि खुद के बेटरमेंट और अपने हक के लिए स्टैंड लेने का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बाय सपोर्टर्स इज कि सरकार खुद भी यूसीसी पास नहीं करके आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ और आर्टिकल 15 जो कहता है कि स्टेट सिटीजन्स के बीच रिलीजन और बाकी चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स भी यूसीसी पास नहीं होने की वजह से वायलेट हो रहे हैं। एंड बात रही आखिरी काउंटर आर्ग्यूमेंट की
की, जो CRPC पूरे कंट्री में अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट्स का, उसको काउंटर करने की। तो जो सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि हमें विथ टाइम लॉज को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। सो अगर कोई लॉज बिना यूनिफॉर्मिटी के इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं लाइक CRPC एंड IPC एंड फिर भी काम हो रहा है, तो बस सोचो कि सही से इंप्लीमेंट होने पर वो कितना एफिशिएंटली वर्क करेंगे। सो बेसिकली किसी भी कंट्री को विथ टाइम अपने लॉज को अपडेट करते रहना चाहिए। अब देखो, मेरा इस पूरे मुद्दे पर मेरा तो ये मानना है कि इंडिया यहाँ पर अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ट्रूली सेक्युलर नेशन में क्या होता है, अगर आप UK US को देख लो तो वहाँ लोगों को फुल फ्रीडम है अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने का। लेकिन अल्टीमेटली जब बात आती है पर्सनल लॉज की, तो चाहे मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, कॉम्पेंसेशन, इन सब में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक ही सिंगल लॉ अप्लाई होता है। लेकिन इस पूरे इशू पर आपका क्या कहना है? क्या आप UCC के फॉर जो बात कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी बात से एग्री करते हो, या जो उनके अगेंस्ट है उनकी बात से एग्री करते हो कि UCC को अप्लाई नहीं करना चाहिए? आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड अब तक UCC को अगर कोई डिटेल में नहीं समझ पाया है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं, क्यों इसके ऊपर इतना इशू, इतना डिबेट हो रहा है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन अभी ऐसा है कि इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है PM मोदी, उनको नेशन वाइड काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबली काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। I mean, USA के प्रेसिडेंट का PM मोदी का ऑटोग्राफ मानना, पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का PM मोदी के पैर छूना, एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का PM मोदी को ही इज द बॉस ये बुलाना। एंड अभी तो हाल ही में इलॉन मस्क ने भी PM मोदी को आई एम अ बिग फैन ऑफ PM मोदी ऐसा बोला था। सो आखिर क्यों हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर्स में इतना ज्यादा पॉपुलर है? इसके पीछे के रीजन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसमें हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप अगर वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।